हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज किशोर कुमार एंड आई एम गोइंग टू टीच यू बिजनेस स्टडी। सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड आज की हमारा टॉपिक रहेगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट क्लास के एक केस स्टडी कर लेते हैं जो कि कनेक्शन किससे रखती है कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या था, उससे कनेक्शन रखती है। इसमें सिंपल सी बात है, मैं आपको टू द पॉइंट बता देता हूँ कि एक एस लिमिटेड कंपनी है जो कि प्लांट इन इंडिया में है और जिसकी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ग्रोथ कंपनी हो रही है और उसकी ग्रोथ 7 to 8% चली गई है। एंड उसका एक नया प्लांट लगाने का माइंड सेटअप है क्योंकि उसकी डिमांड को देखते हुए उसको लग रहा है कि एक नया प्लांट लगाना चाहिए ताकि लोगों की डिमांड को फुलफिल कर सके। और उसको 5,000 करोड़ का एस्टिमेट है। तो ये 5,000 करोड़ में से 500 करोड़ उसको वर्किंग। देखिए, जब भी बात पैसे की इन्वेस्ट करने की बात हो, पैसे से कनेक्शन बात हो, तो आपको दिमाग में ये चैप्टर आ जाना चाहिए कि चैप्टर नंबर 9 की बात हो रही है और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। इसके अंदर अब लास्ट के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि ये नाम की ही केस स्टडी है क्योंकि इसके अंदर जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे अगर आप सिर्फ इस वाले पार्ट को देखें तो इस पार्ट को देखते हुए तो आपको यही बता रहा है कि रोल क्या है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो रोल एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपका सीधा है कि लास्ट में जो 5 पॉइंट पकड़े थे आपने, तो उन्हीं को जस्ट रीड आउट करें, उनको अपने जो बुक है उसके हिसाब से एज इट इज़ लिखें और अंदर जो पॉइंट है उनको अपने लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है। सो ये केस स्टडी इजी है, बहुत आसान है क्योंकि सीधा अगर आप लास्ट में रोल ही देख लेते हैं तो क्वेश्चन तो आपको क्लियर कट हो गया कि ये रोल पूछ रहा है, तो रोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपको बताने हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है, उस पर आते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द मेन एंड द foremost object of the financial management is to maximize the wealth of the equity। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं ये कहूँ कि पूरे टॉपिक के अंदर अगर आपको कहें कि मेन क्या बात है तो यही बात है कि कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही है कि उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना ही है। देखिए, हमने उनको रखा इसलिए फाइनेंस मैनेजमेंट के हिसाब से कि वो कंपनी में जो शेयर होल्डर हैं उनकी वैल्यू को, उनकी ग्रोथ को बढ़ाए। और ये रोल करने के लिए वो नंबर ऑफ एक्शन लेता है, नंबर ऑफ प्लान करता है, नंबर ऑफ डिसीजन लेता है, हाउ टू इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या फैक्ट्री फैक्टिंग करनी चाहिए, फाइनेंस कैसे करना चाहिए, डिविडेंड कितना देना चाहिए, वो सारी की सारी अल्टीमेटली होल स्टोरी मूव्स अराउंड द decision of the financial activities, financial transactions। The financial management is the company makes decision for the owner। अब देखिए, फाइनेंस मैनेजर जो कंपनी होती है वो किसके लिए डिसीजन लेती है, अपने ओनर के लिए। दैट इज द शेयर होल्डर ऑफ द फर्म। और वो हैं कौन, शेयर होल्डर कंपनी के होते हैं। ही मस्ट टेक द डिसीजन विद अल्टीमेटली प्रूव गेन फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द शेयर। अब जितने भी उन्होंने डिसीजन लिए वो उनको ये प्रूफ भी करना पड़ेगा कि वो जो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर होल्डर हैं उनके हिसाब से लिए। और वो पता कैसे चलेगा कि अच्छे लिए हैं बुरे लिए, वो पता चलेगा गेन से। अगर कंपनी को फ़ायदा हो रहा है तो जो डिसीजन लिए थे फाइनेंस मैनेजमेंट ने वो बिल्कुल ठीक है, साबित होते हैं कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तभी तो प्रॉफिट यानी कंपनी की ग्रोथ हो रही है, शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीमेंटल मिल रहा है। सो ओनली द प्राइस ऑफ द शेयर होल्डर इंक्रीज इन द मार्केट। तो एक ही तरीका है, बाजार के अंदर अगर आपकी कंपनी इंक्रीज कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो डेफिनेटली आपके मार्केट में जो शेयर होल्डर हैं उनकी भी वेल्थ इंक्रीज होगी, उनका भी शेयर में जो मार्केट में जो रनिंग कर रहा है शेयर प्राइस वो भी इंक्रीज होगा, शेयर प्राइस। सो द फाइनेंशियल डिसीजन रिजल्ट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द कंसिडर वेरी एफिशिएंट एंड डिसीजन। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि फाइनेंस मैनेजमेंट का डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड द फाइनेंशियल डिसीजन ब्रिंग फॉल इन द वैल्यू ऑफ द इक्विटी कंसिडर पुअर डिसीजन। अगर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया उससे शेयर होल्डर के शेयर की वैल्यू टूटती है तो इसका मतलब डिसीजन खराब था, और अगर वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब डिसीजन ठीक था। दिस ऑब्जेक्ट ऑफ द मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर फुलफिल मैनी अदर ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट अगर फुलफिल हो गया कि आपने शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दिया तो ऑटोमेटिकली इसके आसपास वाले सारे के सारे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे। दे आर गिवन डिविडेंड ओनली आफ्टर द क्लेम ऑफ द सप्लायर एम्प्लॉय। तो ये जितने भी आपके अदर ऑब्जेक्ट हैं, अगर आपका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, अगर आपके कंपनी के डिसीजन सही रहते हैं, गेन होता है, कंपनी को फ़ायदा होता है और शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, तो बाकी के सारे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली उसके साथ में फुलफिल हो जाते हैं। सो यहाँ
ये यहाँ पर मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। जब आप ये आपका अगर ये प्लस में जा रहा है, कंपनी ने इंक्रीज किया है, तो ऑटोमेटिकली ये तभी होगा जब कंपनी में प्रॉफिट होगा, तो कंपनी का प्रॉफिट भी साथ में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। और ये आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अगर आपने सही डिसीजन लिया तो इसका मतलब रिसोर्स को भी बहुत आपने सोच समझ कर बहुत सही तरीके से रिसोर्स को यूटिलाइज किया। मेंटेनेंस ऑफ द लिक्विडिटी का भी ध्यान रख, मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिट, और जितने भी आपके क्रेडिटर थे उनके साथ में जो कमिटमेंट था वो भी आपका सही रहा। सो आगे देखते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर डज नॉट मीन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व मैनिपुलेटिव एक्टिविटी टू ब्रिंग। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैं अगर बोलूँ कि अगर आप में से कोई शॉर्टकट तरीके से ये कह दे कि अगर हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को ही इंक्रीज करना है, उनकी ही शेयर प्राइस को इंक्रीज करना है, तो क्या हम कंपनी में मैनिपुलेशन करना शुरू कर दें? कंपनी में जो रिकॉर्ड है क्या वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर को छोड़ के हुए क्या कंपनी में झूठ मूठ का कुछ गलत प्रेजेंटेशन दे दें, विंडो ड्रेसिंग कर दें? अगर आप ऐसा करके शेयर की प्राइस इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो ये तरीका साफ साफ गलत है। जैसे अगर हम ये कहें कि बड़े बड़े घोटाले होते हैं, सत्यम जैसे घोटाले होते हैं, कंपनी डब्बा निकलती है, कंपनी के पास में अंदर में कुछ नहीं होता, बैलेंस शीट के अंदर अगर आप उसकी देखो तो विंडो ड्रेसिंग कर रखी होती है, करोड़ों का टर्नओवर है, करोड़ों की एसेट लायबिलिटी वगैरह दिखा रखी है। तो ये तरीका नहीं है कि शेयर होल्डर की आप गलत तरीके से मैनिपुलेट करके रिकॉर्ड को है नहीं एक्चुअल में, बट उसको झूठ का दिखा के प्रेजेंटेशन करके शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ये तरीका गलत होगा। द राइज मस्ट बी कम विद द ग्रोथ ऑफ द फर्म विद इंक्रीज। अब देखिए, अब आपको सीधी बात है, आपकी जेन्युइन तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट में कहूं तो कंपनी मेहनत से ही आगे बढ़ रही है, प्रॉपर ग्रोथ कर रही है, आपका वही तरीका होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ में आप बढ़ रहे हैं, ये इस तरीके से ही आपको शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करना है विद द कंपनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्सिमम। और आपका मेन मकसद क्या रहेगा? ये रहेगा। तो आई होप ये आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली होल स्टोरी मूव्स अराउंड किस टॉपिक के ऊपर कर रही है, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर, यही हमारा मेन मकसद रहेगा। तो अब हम आगे देखते हैं इसके ऊपर। जब आप ये चीज़ करते हैं ऑनेस्टी के साथ में कि आपकी मैक्सिमम वेल्थ का आपका मेन ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये वाले ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली उसके साथ ही आपके फुलफिल हो जाएंगे। अब इसी टॉपिक के ऊपर हम केस स्टडी को देखते हैं। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, उसका क्या काम है? एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट डिस्पोजल, यानी फाइनेंस करना, पैसे को लाना और उसका बढ़िया बेहतरीन यूटिलाइजेशन करना और उसको डिस्पोज हो, अल्टीमेटली ओनर के अंदर प्रॉफिट को, सरप्लस को डिवाइड करना। क्या एक ऑब्जेक्टिव इनमें से एक है या सारे के सारे हैं? तो आंसर क्या है, ये सारे के सारे ही उसके मेन। अगर हम ये कहें कि कंसर्न विद किससे कंसर्न करता है, चलिए केस स्टडी को देखते हैं। केस स्टडी क्या करती है? आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ द होटल मैनेजमेंट, राहुल हैं जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं अपना खुद का ही एक टीम के साथ में अपना खुद का होटल स्टार्ट करना चाहते हैं, और उन्होंने कीप इन द माइंड देयर बजट, और उन्होंने अपना बजट सेट कर लिया है, और उसके ऊपर वो कहते हैं कि बाद में वो अपने घर पे विजिट करते हैं अपने फादर की ब्लेसिंग लेने के लिए। हिज फादर टोल्ड हिम, और उसके फादर ने क्या कहा? सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड अपॉन द फाइनेंस। देखिए, फाइनेंस इज इन्वेस्टेड। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो बेटा, सक्सेस बिजनेस की है कि पैसे का कहाँ पर किस तरह से आपने इन्वेस्ट करना है, ये की टू सक्सेस है। अगर आप टाइम एंड मनी को राइट वे में इन्वेस्ट करते हैं, सही तरीके से सही सोच समझ के आपका डिसीजन कारगर रहता है, तो डेफिनेटली वो पैसा आपको बहुत अच्छी खासी रिटर्न देगा। एंड एसेट एंड ऑपरेशन, हाउ टाइमली, एंड वही बात आ गई कि टाइम के साथ में आपने अगर सही जगह पे सही पैसा लगाया तो डेफिनेटली आपकी अरेंज फ्रॉम द कमर्शियल फाइनेंशियल अरेंज फ्रॉम द आउटसाइड, जो कि पैसा आपने बाहर से लिया, यानी आपको यूटिलाइजेशन। अब देखिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो केस स्टडी है, सबसे पहले आपको नाम क्या आ गया? फाइनेंस। तो चैप्टर आपके दिमाग में कौन सा आना चाहिए? फिर वो कहते हैं कि फाइनेंस को एक्विजिशन करने के बाद जो आउटसाइड से पैसा लिया उसकी बात कर रहे हैं। जो आउटसाइड से पैसा लिया, तो आउटसाइड का मतलब हो कि आपने क्या किया? उसकी एक्विजिशन की बात की, और द बिजनेस उसको क्या किया? टाइमली उसको इन्वेस्ट किया। तो ये इन्वेस्टमेंट वाली बात अगर मैं कहूँ तो आपको क्या करना? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स कैसे करना है,
तो आपका चैप्टर नंबर 9 से इसका आपका दिमाग में होना चाहिए, ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। और आगे चलते हैं। ही गाइडेड हिम टू शुड ऑलवेज स्पेंड टाइम आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट अवेलेबल। उन्होंने कहा कि अपना पूरा ध्यान इस चीज़ रखना है कि कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे कंपेयरिंग करके, यानी आपको कम लागत पे ही अपना जो डिसीजन है वो लेना है। ऐसा नहीं है मार्केट के अंदर कोई चीज़ 10% पे मिल रही है तो आप उसको 11 या उससे ज़्यादा पे ले रहे हैं। आपने 10% मिल रही है तो ट्राई करना है 9% के लिए आपको कोशिश करनी है कि आपको थोड़ी सस्ते पड़े, क्योंकि और साथ में उसके रिस्क को भी देखना है। यानी आपको सस्ते के साथ में ये नहीं है कि बस सस्ता ले लिया और बस उसके खतरों को देखा नहीं, आपको रिस्क एसोसिएटेड जितने भी खतरे जुड़े हैं उनको भी साथ में आपको कंसिडर करना है। द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज, और जो आपकी रिटर्न होगी, जो इनकम होगी, जो आपको मैं ये कहूँ कि जो रिटर्न है वो ज़्यादा होनी चाहिए कॉस्ट से। अगर आपने 10% पे कहीं से पैसा लिया है तो आपकी रिटर्न 12% होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इन शॉर्ट जो आपकी कॉस्ट है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये पूछता है कि ऊपर वाली जितनी बातें उनमें से आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पे चर्चा चल रही है और यहाँ पर क्या है उसके ऑब्जेक्टिव। अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको तो ये तो पता है कि चैप्टर नंबर 9 है और फाइनेंस के रिलेटेड हमारे पास बातें कर रही है और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है। तो पार्ट ए के अंदर ऑब्जेक्टिव पूछा है तो ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये वाले ऑब्जेक्टिव हैं। तो आप टू द पॉइंट एक बात जरूर लिखें कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। तो ये आपका रहेगा। इसका आंसर भी मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ केस स्टडी का। सो केस स्टडी पेज नंबर जो 380 पे थी उसका डी है पहले का आंसर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सेकंड का क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, और उसके अंदर मेन उसके अंदर जो पार्ट 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। अल्टीमेटली यही तो मेन मकसद था ना। तो केस स्टडी से आपको पता चल गया कि अल्टीमेटली द होल स्टोरी मूव अराउंड क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन रिलेटेड से बात चल रही है। ये केस स्टडी है। तो आपको इनका ध्यान रखना है कि केस स्टडी देखा जाए तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो केस स्टडी के अंदर आपको इजीली हिंट मिल जाते हैं। और ये केस स्टडी भी बहुत आसान है क्योंकि साफ साफ इसने आपको यही कह दिया कि ऑब्जेक्टिव बताओ। ऑब्जेक्टिव का तो मतलब आपको नाम से पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव लिख दो आपको। और उसका मेन मकसद क्या है, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। अल्टीमेटली यही तो ऑब्जेक्टिव था ना मेन। सो फाइनेंस मैनेजमेंट का ये टॉपिक था जो कि कंप्लीट हुआ। इसको रीड आउट खुद से कर लें। थैंक्स अ लॉट।